बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मुझे मालूम है दिल्ली में अभी ईद चल रही है और जहां से मैं आता हूं लखनऊ से, वहां तो एक महीने ईद चलती है, एक महीने तक ईद चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से रोहनी से। दिल्ली से रोहनी से। क्या नाम है सर? राजकुमार। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बेटी है, मुझे मालूम है। ये आपसे मिलने आए हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत चलिए आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं लाइव देखेंगे आज। अरे नहीं, बिल्कुल आजा, आनंद लिया। अरे चाचा नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं जी नजफगढ़ के पास गांव है डांसा गांव से आया हूँ। डांसा गांव से आया हैं। बहुत बहुत स्वागत है चाचा। मैं ये कह रहा था कि वहाँ बैठ जाते। बैठ जाएंगे। हाँ, कहाँ खड़े रहेंगे भाई, अब आप बुजुर्ग नहीं है। मैं ये खड़ा हूँ जी मैं। ओ मैंने कह दिया बस चाचा, मैं तो 11 साल का होया हूँ। नहीं बस पहले दुनिया थी को ना। हाँ, मैं समझ गया चाचा। आराम से खड़े रहो, हमने छेड़ा नहीं था। हमने कुछ बस पानी पिलाओ चाचा को, पानी पिलाओ। चाचा को बिना पानी पिलाओ। कहाँ से आए सर आप? मैं तो सुदूर दक्षिण पलामू से आया हूँ। पलामू से आए हैं जी, मैं जानता हूँ। डाल्टनगंज से आया हूँ। आपसे मिलने ही आया हूँ। हाँ बस, आप बहुत बहुत शुक्रिया। डाल्टनगंज से आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पलामू के जंगल देखने का मौका लगा है और डाल्टनगंज में रुकने का भी मौका लगा है मुझे। डाल्टनगंज ही रहता हूँ। हाँ, डाल्टनगंज में रुकने का मौका लगा है। मैं 1.5 महीना डाल्टनगंज में रुका। मैं आया, मालूम है कल आपका प्रोग्राम नहीं होता। संडे नहीं आता, मैं संडे आता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मंडे टू सैटरडे रहता हूँ। लेकिन अब एक हफ्ते भर और हूँ और उसके बाद आसाम चला जाऊंगा। एक हफ्ते मैं रहूंगा। हाँ तो आप आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते, कहाँ से आई आप? अब धैर्य रखिए, कहाँ से आना हुआ? ग्रेटर नोएडा से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शिल्पी। शिल्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर स्वागत है। आज थोड़ा सा देर बोल के जाइएगा। और तुम कहाँ से आए? अच्छा ग्रेटर डॉटर है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो आप ही को देख के कहा था कि चल रही है ईद, अभी 1 महीना चलेगी ईद ऐसे ही दिल्ली में भी। और मैं तो जहाँ का बाशिंदा हूँ वहाँ तो 1 महीने चलती है ईद। लखनऊ का हूँ रहने वाला हुजूर। क्या नाम है आपका? नवेद अहमद। नवेद अहमद। नावेद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। परिवार को और तमाम सारे लोग जो आपके हैं घर परिवार में, बहुत खुशियां आए, बहुत सारी तरक्की और बहुत सारा अल्लाह आपको तमाम खुशियों से नवाजे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ हुजूर? सर मैं लोनी से आया हूँ। बड़े अच्छी यार ये पहन रखे हैं, ये कैसे है यार ये है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं तो तुमने फैशन में पहने हैं। सर मैं भी थोड़ा गाना गाता हूँ और गिटार बजाता हूँ। गाना गाते हो, गिटार बजाते हो? अच्छा ठीक है, तो तुम कल आ जाना, ठीक है ना? कल आ जाना। अब आज तो क्या गाना भी क्या गाओगे? अब मैं ही जब गा लूं, चाचा मैं गा लूं या ये गा ले, एक ही जना गा ले बस। हाँ आप लोग। हाँ चाचा, मैं जानबूझ के छेड़ रहा हूँ आपको, तो अच्छी बात नहीं है ये। आप कहाँ से आए हुजूर? मैं हरियाणा से प्रीतम। हरियाणा से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? प्रीतम नायक। प्रीतम नायक जी, बहुत बहुत। क्या करते हैं सर आप? मैं कवि हूँ और हरियाणा का कवि मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। ऐसा थोड़ी ना कि सारे कवि जो है लखनऊ और, हाँ जी, लखनऊ कानपुर और रायबरेली में रहते हैं। हरियाणा में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं और मध्य प्रदेश में। क्या जी कुछ कहना चाहते हैं? आज बलिदान दिवस है, आप सब 23 लोग। मार्च हाँ 23 मार्च है, शायद कहीं ना कहीं भूले हुए हैं। मैं उस पर एक कविता रखना चाहता हूँ। जी जी, अंदर आइए और अंदर आइए। 23 मार्च है आज, बलिदान दिवस है। याद भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों को। याद है? याद है? इधर आओ, इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए। वो कुर्सी ना देखा करिए, जिस शख्स के बारे में आप बात कहने जा रहे हैं ना, उसे कुर्सी उर्सी ना देखी। हाँ, उसके लिए बाकी लोगों ने कहा कि जरा दिखते रहें, देखना मैं बोलूं तो दिखते रहें पीछे, उसके लिए कहा। लेकिन वो आज सुनाइए, जो सुनाना है जल्दी सुनाइए। देखिए मैं एक बंद रखना चाहता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। आप तमाम लोग भूल चुके हैं। नाम तो ले लो भगत जी का। हाँ, भगत जी का। आज शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है। तो उन लोगों ने जो सपना लिया था और देखा था, उसकी वजह से आज भैया भी पत्रकारिता आजादी से कर रहे हैं, आप सब भी आजादी से खड़े हैं। इसी सीपी कनाट प्लेस में लॉर्ड इरविन से बहुत बार बातचीत हुई थी पूज्य बापू गांधी जी की, लेकिन उस बात पे नहीं पहुंचे। लेकिन मैं भगत सिंह की बात पे आता हूं। एक सपना लेकर निकला था, सपना देखिए भगत सिंह का, एक सपना लेकर निकला था, वो सपना देश का अपना था। पथ में सूल बड़े थे उसके, पर सूलों से वो न डरा था। और नित नित नई योजना गढ़ता था, गोरों की छाती चढ़ता था।
देश आजादी की खातिर ना कुर्बानी से डरता था, कुर्बान हुआ। हाँ बिल्कुल बनता है, भारत माता की। बिल्कुल, अब बैठिए अब आप बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मैं आ रहा था और मैं याद है मुझे याद था आज 23 मार्च है। एक मिनट रुको, उसका मतलब यह था कि इतनी जोर कान के नीचे बजाऊंगा कि सन किया। बेवकूफ का वो कुछ काम कह रहे थे मुझसे कि बोले याद है आपको, मैंने कहा मुझे याद है 23 मार्च है आज। और 23 मार्च की बात पे मैंने उनसे एक बात जवाब दूंगा, बेटा पापा को बताना जाके अपने, रुके रहना। 23 मार्च की बात थी, मैंने कहा जिंदगी में बस सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही काम। कोई एक जिंदगी में एक काम अच्छा कर पाए तो श्रद्धांजलि दे पाओगे, वरना तो यही है कि पीछे कहोगे जो भी कहना हो, सामने आके कहने की तो हिम्मत भगत सिंह या ईमानदार लोगों की ही हो सकती है। ना पीछे तो कुछ भी कहो, सामने आके कहो ना तो बात बने, आंख में आंख डाल के बात कहो तो बात बने। और क्या डरे हुए लोग हो यार। बात खैर मैं मोड़ता हूं, चाचा रुको, और भी बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं। और ये नन्हे मुन्ने कहां से आए हैं? टैंक रोड से आए। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है साहब? मोहम्मद तबरेज, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो ईद, है ना। थैंक यू सो मच। हाँ मैंने देख लिया इनके हाथों की मेहंदी देख ली, बहुत अच्छी लग रही है। जी आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम मऊ। मऊ से बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ दिल्ली? बस ईद की छुट्टियां मनाने आए। ईद पर वहाँ पर टोटल मार्केट बंद रहता है, एक हफ्ता लगभग हम लोग मऊ में। जी हाँ। पूरा एकदम जैसे कि समझिए कि पूरा एकदम माहौल एकदम अलग रहता है। कभी मौका लगेगा मऊ की तरफ और ईद आ जाए तो मैं वहाँ पे जरूर एक देखूंगा। बहुत बहुत आपका स्वागत रहेगा वहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी शशांक अग्रवाल। शशांक अग्रवाल जी। शशांक अग्रवाल जी अपने परिवार के साथ आए हैं दिल्ली में और बोले मऊ में एक हफ्ता ईद का वो जो खुशनुमा माहौल रहता है उसकी वजह से आए हैं। और आपका नाम क्या है साहब? भावेश जी किस क्लास में है? थर्ड में। वाह, बड़ा रिदमिक बोलते हैं। बहुत बहुत। कहाँ से आना हुआ? गुड़गांव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ से? मुंबई से। क्या नाम है आपका? रीना खंडारे। रीना जी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बातचीत का सिलसिला जब हम जोड़ेंगे तो बातचीत में शिरकत करिएगा। और जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया तो रही ईद आपकी ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कवि जी आपने तो अपना परिचय दे ही दिया। कवि जैसे क्या होता है ना, कवि का परिचय उसकी कविता होती है, वही उसका हस्ताक्षर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री ने आज बोला तो प्रधानमंत्री ने जो कहा मैं उसको रख देता हूं, उसके बाद प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से भी आई है, उनके प्रवक्ता की तरफ से, वो भी मैं रख देता हूं, फिर बहस का आगाज करते हैं। यकीनन वही मुद्दा है जो पिछले 20 दिन से हावी है, वो वही मुद्दा है। सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट ना हो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं संकट से निपटने के लिए 27 की जगह अब हम 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस संकट को जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह कर रही है, यानी जितने भी पक्ष हैं उन सबसे आग्रह कर रही है। मैंने सभी से तनाव कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है, यह प्रधानमंत्री की बात है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हरमुज में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, फर्टिलाइजर, खाद हरमुज के रास्ते आती है। देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी यानी वही जो लाल सिलेंडर है आयात करता है, बाहर से मंगाता है। इस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है पवन खेड़ा जी की। सरकार की विदेश नीति इतनी ढुलमुल नहीं होती तो भारत नुकसान से बच सकता था, ये कांग्रेस कहती है। हम नरेंद्र मोदी से कभी नहीं कहेंगे कि आप ईरान की तरफ झुक जाएं, ये कांग्रेस कहती है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप सीधे खड़े रहिए, ये कांग्रेस कह रही है। आज देश के 50% घरों में
सिलेंडर की कमी है, ये कांग्रेस का कहना है। रामगोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी का। हमारी और कई दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। प्रधानमंत्री को नेतान्याहू और ट्रंप से अपनी दोस्ती का फायदा उठाना चाहिए, ये रामगोपाल समाजवादी बात का है। और दूसरी एक बात ये कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग इसी मौके पर अफवाह उड़ाएंगे, हमें अफवाहों से बचना है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस एंड द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। समाजवादी पार्टी जी, बीबी शर्मा कांग्रेस से। जी देखिए, आज जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है उसके बारे में आज मोदी जी अवतरित हुए। कितने दिन बाद? 20 दिन बाद। और अवतरित कब हुए? जब हमारे एलओपी 12 बजे आज फ्लाइट पकड़ चुके थे, उन्हें पता लग गया कि एलओपी उनका सामना करने के लिए नहीं होंगे। तब जाके वो 2 बजे घोषणा होती है कि संसद में प्रधानमंत्री आज इस बारे में भाषण देने आ रहे हैं, बातचीत करने आ रहे हैं। हल क्या निकला उस बातचीत का? क्या कमर्शियल गैस सिलेंडर का कोटा बढ़ा दिया गया? वहीं का वहीं अभी भी 2000 जितना था। उसके बाद 14 किलो की जो गैस आती है उसे घटा के 10 किलो पर सिलेंडर करने की घोषणा करी जा रही है। उसका प्रस्ताव आगे प्रस्तावित है कि 10 किलो सिलेंडर दिया जाएगा, यानी कि 2 सिलेंडर को बनाया जाएगा 3, यानी गैस की कमी दूर नहीं होने वाली। ओएनजीसी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पीएसयू है, उपक्रम है। वो 2014 तक हमारे देश के जो है 27% उत्पादन करता था और 13,000 करोड़ के सरप्लस में था। वो 2014 के बाद से आज 26 में स्थिति क्या है कि वो 78,000 करोड़ के तो घाटे में चल रहा है और उसका उत्पादन घट के सिर्फ 13% रह गया है। ये आत्मनिर्भर भारत का कदम है? नहीं है। दूर दूर तक हम बार बार बात करें। जो बात आज कह रहे हैं कि बैलेंस बनाने की बात, बैलेंस बनाया जाता है। 1980 में ईरान इराक का युद्ध चल रहा था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दोनों पक्षों को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी का मजमून एक ही था कि वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको युद्ध बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी कोई अपील अभी तक नहीं आई। वो सिर्फ अपनी इमेज बचाने में लगे। उन्हें पता है कि मैं बोलता रहूंगा, मेरी इमेज बचाने के लिए मीडिया मौजूद है, मेरे चरण चुंबक चैनल मौजूद है, चाटुकार मौजूद है, वो मेरी इमेज को आंच नहीं आने देंगे। देश जाए गड्ढे में, उन्हें कोई मतलब नहीं है। 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो हो जाएगा, कोई परवाह नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की हालत सब देख रहे हैं, ढाबे बंद हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात में ही मोरबी में 450 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिल रही। उन 450 में जो जितने भी मजदूर काम करते थे, सारे मजदूर आज पलायन कर रहे हैं। स्टेशनों की हालत वही की वही है जैसी कभी कोरोना में हुई थी। लगातार पैदल मार्च हो रहा है, लगातार ट्रेन। राइट। हाँ जी, क्या हो गया? ये शर्मा जी को मैं बोलूंगा, चाटुकार मोदी जी को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं कहता हूं कि आप लोग समझ जाइए, अखरोट खाइए, क्योंकि आपकी याददाश्त बड़ी कम हो जाती है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। 1990 के अंदर एक योजना आती है जिसके अंदर ईरान और भारत और पाकिस्तान के द्वारा पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिछाने की। क्या होता है 2009 के अंदर ओबामा के आगे मनमोहन सरकार, यूपीए सरकार नतमस्तक हो जाती है और उस योजना से पीछे हट जाती है। अगर 1990 की वो योजना उस समय लागू कर दी जाती तो आज भारत को एलपीजी का जो नुकसान हो रहा है इसका सामना नहीं करना पड़ता। ये याद रखिए। और योजना क्या होती है? 2018 के अंदर मुंबई से यूएई तक अंडर वाटर रैपिड रेल चलाई। वो योजना अभी है, वो ईरान और पाकिस्तान की योजना से जानी जाती है। तो सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि नहीं कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है, वो या वो? हाँ, ना आई विल कम ना तो बीजेपी। थैंक यू सो मच। अगर इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में वो योजना आई थी और उससे सरेंडर कर दिया गया था, 2014 से तो आपके कथित महामानव की सरकार है, चालू क्यों नहीं करी? किस बात का डर है? अमेरिका का डर? इजराइल का डर? पेगासस की फाइलें खोल देगा, एपस्टीन की फाइलें खोल देगा। अपनी कमी के ऊपर कैसे सफाई से रुमाल डाल दिया। अरे ये योजना तुमने कैंसिल कर दी। एक प्रोटोकॉल होता है, चालू नहीं हो जाएगी, उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। 2013 के अंदर उसने ईरान से आई हैव गिवन टाइम। बोले 14 साल से तो आपकी सरकार, मैं आ रहा हूं, बीजेपी आ रहा हूं। 14 साल से तो आपकी सरकार है, आपने कहा। हाँ बिल्कुल है। और वो जो महिलाओं से पूछिए किसकी सरकार है, जो बाहर शौच करती थी, हाँ यही सरकार है। आप में थी, आपने क्यों नहीं किया? आपने ना आपने यही तर्क दिया ना कि 14 साल से तो आपकी बीबी शर्मा जी, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। आपने कहा कि 2009 में बंद हुई तो 14 साल से तो आपकी सरकार है। इन्होंने कहा कि 14 साल से मेरी सरकार है, मुझे मालूम है क्या करना है। महिलाएं बाहर शौच करती हैं, मुझे बाथरूम देना है, किया इन्होंने नहीं। देखिए नहीं, अभी पेट्रोल पे आऊंगा।
अभी पेट्रोल पे आऊंगा आऊंगा। हाँ हाँ हाँ। देखिए, चारों तरफ युद्ध चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, लेकिन लीडर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी लीडर ऑफ प्रोपोगंडा जो हैं वो हवाई जहाज पकड़ के कहां गए भाई? ठीक, कहां गए ये नहीं बता पाएंगे। और आज जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं तो खैर आपको बता दे 260 यात्राएं हैं। अच्छा, 260 यात्रा 12 साल में है, खैर छोड़ दीजिए जी। दूसरी चीज है, आज जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं उनको लीडर समझता ही नहीं हूं, क्योंकि नहीं, आपके समझने से क्या था? वो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ो है, वो कौन से हैं? हाँ। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पवन खेड़ा जी, दिल्ली के अंदर हम लोग युवा मोर्चा में थे बीजेपी में, तो उनके बारे में ही सुना करते कि शीला दीक्षित जी के वो सहायक के रूप में काम करते थे। तो जो व्यक्ति गुलामी सारी जिंदगी किया है, तो राहुल गांधी की गुलामी कर रहा है। जो स्क्रिप्ट सोनिया गांधी ने दिया होगा वो ये पाके पढ़ के सुना रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर यही होता है। गुलामी कर रहे हैं। एक मिनट, मैंने बिल्कुल नहीं बोला इस व्यक्ति के, मैंने बोला नहीं बीबी, ये आदमी ये इधर आइए। ये बदतमीजी कर रहा है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये बदतमीजी, ये दूसरी चीज है, भगत सिंह की आज फांसी हुई थी ना, नेहरू जी बड़े वकील थे, बड़ी बड़ी कारों में चलते थे। अरे भगत सिंह के लिए मुकदमा लड़ लिए होते साहब, नहीं किए थे, क्योंकि गुलामी किसकी कर रहे थे? बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे चल रही थी? भगत सिंह का केस नहीं लड़े, सुखदेव का केस नहीं लड़े, राजगुरु का केस नहीं लड़े। इनके परिवार में गुलामी बसी हुई है, इनके खून में गुलामी बसी हुई है। कोई इटली का गुलाम होता, कोई किसी गुलाम होता। दूसरी चीज आती है, पैनिक कैसे फैलाया जाता है? आप बताइए, कहीं इंडियन ऑयल ने, भारत पेट्रोलियम ने या ऑयल मिनिस्ट्री ने, किसी ने पोस्ट कहीं किया कि 14 किलो सिलेंडर 10 किलो में होगा? ओएनजीसी का जो आंकड़ा है, यहां सब लोग खड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, सबके पास गूगल है, ओएनजीसी का बैलेंस शीट निकाल लीजिए। अगर घाटे का ओएनजीसी होगा तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। ये लोग फेक नैरेटिव, पैनिक इसी तरह स्थिति फैलाते हैं कि देश के अंदर जब आज की युद्ध की स्थिति में भी भारत ऐसी आज स्थिति में, कांग्रेस के टाइम में तो हमेशा ऐसी स्थिति में रहता था कि आप 6 सिलेंडर। नहीं, मुझे एक बात का सवाल का जवाब जरूर पूछना है। एक सवाल का जवाब एक मिनट, एक सवाल का जवाब जरूर पूछना है। बोले मैंने नहीं किया, अपने समय में काम नहीं किया क्योंकि हम बेशर्म हैं। आपने क्यों नहीं किया? बोले मैं बेशर्म हूं, मैंने नहीं किया काम। बोले हम फेल होना चाहते हैं क्लास में, हम फेल हो गए। हमको फेल ही होना था, अरे तो फिर देश क्यों चलाना था? ये तर्क है। दिस इज लॉजिक विच इज गिवन। ये लॉजिक है कि बोले मुझे फेल होना था क्लास में, मुझे देश चलाना था। जी, समाजवादी पार्टी। देखिए, फेल होना था या पास होना था, परीक्षा की घड़ी तो अभी सरकार की अब आई है। और ये सरकार जब परीक्षा की घड़ी में आई है तो दुनिया भर की इधर उधर की बात करती है, मुद्दों की बात नहीं करती। प्रधानमंत्री जी आज संसद के बीच में आए और संसद में आकर कहते हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों से मैं लगातार संपर्क में हूं। पहले उनको यह बताना चाहिए था कि युद्ध किसने शुरू करा। स्टेटमेंट इस बात पे पास होनी चाहिए थी कि अमेरिका के वो संपर्क में है या नहीं है। युद्ध अमेरिका ने शुरू करा है और आप उसकी शांति की बहाली ईरान की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। और आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, लीडर ऑफ अपोजिशन आज संसद में नहीं थे, लेकिन जो जितने भी उनके वहां पर सांसद बैठे हुए थे, अगर उनकी हथेली चेक करोगे, हर एक बात पे ढप 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 ढप, अगर डेटा था या नहीं था, लगातार वो वहां पर संसद पर ताली पीटते रहे। और मेरे भाई कह रहे थे 2019 की बात, 2019 में जब आपने 9% के क्रूड की डिपेंडेंसी अमेरिका से लेनी शुरू करी थी, क्या जरूरत थी? जब हमारा, हाँ जी, अमेरिका से, आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब आप ब्लाइंड हो, ब्लैंक हो गया, पता नहीं है कि 9% क्रूड की डिपेंडेंसी 2019 में ईरान से शिफ्ट करके अमेरिका पे चली गई। प्रश्न यह पूछना था, ईरान से जब लगाया गया, जब लगाया तो शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट हुआ नहीं, लगाया नहीं, 2019 से शिफ्ट कर लिया। क्यों करा? एक बात बताइए, जब ट्रांसपोर्टेशन जो 7 दिन का ईरान से आता है और 60 दिन का अमेरिका से आता है, ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री मिलता है, इंश्योरेंस आपको फ्री मिलता था, 12% क्रूड में जो इंटरनेशनल मार्केट से डिस्काउंट मिलता था। ये बताओ, ये यारी क्या है ट्रंप की मोदी के साथ? और आज भी अगर समझौते की बात करेंगे, बात की बात करेंगे, और कह रहे थे कि हमने 3.5 लाख लोगों को मिडिल ईस्ट से निकाल लिया और 1 करोड़ लोग फंसे हुए। इस बात का डेटा दें कि 96 लाख लोग वहां किस स्थिति में है। बच्चे जो यहाँ पर स्कूल में आए हैं, या 7 लाख जो स्टूडेंट वहां से अपना MBBS का या मेडिकल की पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनकी व्यवस्था कोरोना की तरह या यूक्रेन युद्ध की तरह होगी, या उसका कोई समाधान स्थिर यहाँ पर भारत में देने वाला है? राइट। फैक्चुअल सारी बातें गलत की, जैसे खोता रट के आ जाओ, कुछ भी बोलना है, बोलने के लिए दिमाग तो चाहिए नहीं, कुछ भी बोल जाओ, आए बाएं साएं, अंट संट कुछ भी बोल जाओ। क्या बोला?
एक मिनट, मैंने कुछ नहीं बोला यहाँ पे। जुमला मत बोलो, डेटा बताओ। नहीं क्या गलत डेटा ही बोला? देखो, आप बताओ क्या गलत बोला? अभी अगर बीच में नहीं बदतमीजी अगर करना है तो बताइए, बदतमीजी करें। अरे बदतमीज, दूरी बना के अरे प्रश्न, अरे प्रश्न, दूरी बना के नहीं प्रश्न में बदतमीजी का क्या मतलब? मैं आई विल आस्क हिम। अरे एक गिलास नहीं का थोड़ी है। दूरी बनाइए, आप दूरी बनाइए। आपसे दूरी बना के क्या आप हम दोयंदर देखे ना कि आपसे दूरी बना के रखते हैं। अगर ये आदमी बदतमीजी करने के लिए नहीं, आप बताइए। हाँ जी, ऐसे जब एक्सपोज होते हैं ये लोग, कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग, तो यही लोग इनको दिक्कत होती है, क्योंकि आते हैं। अभी ओएनजीसी का बोला ना, मैंने कहा सर्च कर लीजिए सब लोग, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च को बैलेंस शीट देखो ना। मैंने क्या गलत बोला? चौहान जी जरा सा सुनिए, इन्होंने कहा युद्ध शुरू किसने किया। मैं एक बीच में नहीं बोलेंगे। मैं एक भारतीय पूछता हूं कि हमारे घर में गैस सिलेंडर लाने में अवरोध कौन पैदा कर रहा है। हमारे देश में गैस सिलेंडर वो लाने में अवरोध कर रहा है, उसका नाम ईरान है। उसने हमारे रास्ते को रोक के रखा हुआ है। आप ईरान के साथ खड़े होना चाहते हैं क्या? ये जिस दिन से युद्ध खड़ा हुआ है उस दिन से कह रहे भारत ईरान के साथ युद्ध लड़े। देश में युद्ध अगर होता है तो विकास रुकता है। अब सुनिए, युद्ध में अगर कोई देश जाता है तो उसका विकास रुकता है। ये विकास रोकने वाले लोग चाहते हैं कि भारत का विकास रुक जाए। ईरान के चक्कर में भारत का विकास रोक दे, ये चाहते हैं। दूसरी बात, एक पॉलिटिकल कमेंट्री इन्होंने कहा महामानव। आज मैं जवाब देता हूं कांग्रेस पार्टी को, महामानव। मुझे लगता है महामानव सबसे बड़ा वो होता है जो खुद को मारकर खुद को फिर से जन्म कर दे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने कहा कि आप जिस राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं उसको तो मैंने मार दिया, ये नया राहुल गांधी खड़ा किया है। ये महामानव तो राहुल गांधी है साहब। इसीलिए जब भी देश में कोई समस्या आती है, देश का विपक्ष का नेता पीएम इन वेटिंग इनके शब्दों में वो देश से बाहर चला जाता है। जब भी देश में समस्या आई है, चाहे वो किसान का मामला था, चाहे कोरोना का मामला था, राहुल गांधी दिखे नहीं। आज जब समस्या आई तो बाहर चले गए। अब रुक जाइए साहब, आपको भी पता नहीं होगा या क्या आप आ रहे हैं उनकी वकीली करने, आपको भी पता नहीं होगा। एक मिनट और, वेरी क्विक। ये बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज क्यों बताया। क्या हरदीपुरी साहब ने स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने बोलने नहीं दिया क्योंकि अब्बा फैलाना था? क्या जयशंकर ने नहीं कहा था? क्या रोज 3 बजे प्रत्येक दिन सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी पीसी करके बता रहे हैं कि देश में क्या हालात है? ये सुनते नहीं क्योंकि इनको अफवाह फैलाना है। राइट जी, इन्होंने बात करी कि वो एलओपी जो है गायब है। इससे पहले बता दीजिए, अभी तक संसद सत्र जो चल रहा है, पहले दिन नमूदार हुए हमारे, जिनके बारे में कहा जा रहा है महामानव। जो समाजवादी पार्टी ने भी यही सवाल आपसे पूछा है। आज पहली बार पहुंचे हैं वो संसद में। और कब? जब हमारे बब्बर शेर राहुल गांधी आज बाहर थे, उन्हें पता था सामना करने के लिए कोई नहीं होगा। आए 25 मिनट बोले और चल दिए, 25 मिनट बोले और चल दिए कि सामने कोई अपोजिशन में है ही नहीं। एक तरफा एजेंडा चलाओ और चलते बनो। अब दूसरी बात, आपने इनका परिचय मुझे दिया राजनीतिक। रुको सर, नो। जब आप यू हैव टू सिट हियर, आप बैठेंगे। एक मिनट रुकिए सर। जब आप डिबेट को बब्बर शेर, सर्कस का शेर, जंगल का शेर बताएंगे तो हमको डिबेट में कहां कब काटना है मुझे मालूम है। अब कब? चुपचाप, एक मिनट चुपचाप प्लीज। देश में ये कह रहे हैं कि देश में समस्या है तो समस्या बब्बर सिर जाकर के विदेश में सोल्व करेगा क्या? कि भारत की जनता के बीच में रह करके सोल्व करनी चाहिए। ये बब्बर शेर बता रहे हैं अपने आप को। तो अगर भारत में समस्या है तो आप भी भारत में रह करके जनता की समस्याओं को सुनेंगे या विदेश में जाकर के जनता की समस्याओं को सुनेंगे? इसे कहा जाता है गैर जिम्मेदार ना विपक्ष। जब संसद की सीढ़ियों पे बैठ के अब राहुल गांधी जी इस मसले को उठा रहे थे, तब संसद की सीढ़ियों पे बैठ के राहुल गांधी संसद की बोलने नहीं दिया गया था, अंदर बोलने नहीं दिया गया था। एक मिनट चुप, चिल्लाओ मत। समोसा और चाय पी रहे थे संसद के क्या? जहां इसे कुछ भी कह सकते हैं आप। संसद के अंदर रहना चाहिए या संसद के बाहर बैठना चाहिए? दिस इज तो संविधान का मंदिर है, संविधान का पहला पुत्र संसद है। उस पहले पुत्र के गेट के सामने वहाँ समोसा और खा रहे और नेहरू जी ने कहा
तुम चुपचाप रहो, भगा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। दरअसल है क्या, ये जो प्रवक्ता है ना यहाँ पे, इनको केवल बातों को घुमाने का काम करते हैं। आप क्रूड के क्या प्रधानमंत्री सर ये एक बात कही, एक ही बात कही, इसने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को देश में नहीं रहना चाहिए था। इस समय अगर देश में संकट है तो समस्याएं उठाने के लिए, जनता की समस्या उठाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को देश में रहना चाहिए। ये गलत है या सही है? देखिए, लीडर को अपोजिशन देश में रहना चाहिए, देश के तीसरे नंबर के लीडर भी देश वापस संसद में रहने चाहिए। लेकिन इस बात की बात कौन करेगा? क्या एक बात बताइए, देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जी के रेगुलर संसद आ रहे हैं, कभी वो महिला सांसद से डर के संसद नहीं आते, कभी लीडर ऑफ अपोजिशन से डर के संसद नहीं आते। और दूसरी बात, आज पूरा 11 साल का चुनावी भाषण, किसानों के लिए हमने यूरिया की खपत की बात करते हैं, कह रहे कि यूरिया में आगे परेशानी नहीं होने वाली। पिछले 6 महीने की बात करें, मध्य प्रदेश में यूरिया की लाइन में किसान बेहोश हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जब गेहूं की बुआई हो रही थी, पूरे देश में यूरिया नहीं मिला। लेकिन बात इनको, अरे झूठ क्या बोलते हैं यार, बेकार की बातें करते हो आप, क्या झूठ बोले? क्या इस देश के सामने, एक बात बताइए, क्या इस देश के सामने आने वाले टाइम में अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है, अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो क्या प्रधानमंत्री इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर तेल के प्राइस और गैस के प्राइस नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि अब बस नहीं लो हाँ, देखिए 1 मिनट आराम से, कूल डाउन। हाँ जी, ये लोग जैसे एक्सपोज होते हैं तैसे चिल्लपोक करने लगते हैं। ओएनजीसी के डेटा पे एक्सपोज ये हो गए, ये बैठ के एग्रीकल्चर का डेटा लेके बैठे हुए हैं। इनके पास, लोगों के पास ना डेटा होता ना कुछ होता, वो झूठ बोलने की आदत है। आप भैया अगर डेटा हो तो पेपर लाके दिखाओ ना, वो चीज लोग बताओ ना, हमसे क्यों पेपर दिखाते? प्रधानमंत्री पेपर दिखाते नहीं, हमसे पेपर मांगते। ये आरोप ही लगाएंगे भाई साहब। अगर आरोपों में ही जाओगे ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप फैक्ट दिखाइए। देखिए अशोक, देखिए इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, आप फैक्ट दिखाइए। भाई भारतीय जनता पार्टी से दबके डिबेट नहीं करेंगे। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अखाड़ा नहीं, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अखाड़ा इसको बाहर करिए, इसको बाहर करिए। नहीं, आप मुझे मालूम है बात आपको नहीं सर। देखिए फैक्ट है, फैक्ट पे बात करिए। आप बीच में नहीं आएंगे, आप वहां जाएंगे। और आप सुनिए मेरी बात, सुनिए नेताजी, मैं आपको दे रहा था, आप ही बोल रहे थे। और सुनिए, ये अखाड़ा नहीं है, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। देखिए, अगर डिबेट में अगर रखनी है बात, डिबेट में अगर रखनी है बात, फैक्ट पे रखिए। बोलना आरोपों पे जाओगे तो अखिलेश यादव के ऊपर भी टोटी चोरी का आरोप लगा था, टोटी चोरी का। क्या वो एक्सेप्ट करोगे? नहीं ना, तो फैक्ट पे बात करो। क्या सबूत है आप लोगों के पास? सिर्फ भ्रम फैलाना। आज राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट है, तो उनको पता था राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। 200 से ज्यादा यात्राएं कर ली, क्या लेकर के आए देश के लिए बताइए? वायनाड में बाढ़ आती है, वायनाड सांसद चुने जाते हैं, वायनाड से सांसद चुने जाते हैं, वहां आपदा आती है तो भाई साहब प्लेन में बैठ करके देश छोड़ के भाग जाते हैं और आरएसएस वहां सेवा करने पहुंचती है। ये देश के बैठे विपक्ष के अंदर नेता बन के राहुल गांधी जी, एक मुद्दा बताइए, चाय और बिस्कुट के अलावा। सारे लोग खड़े रहेंगे चुपचाप। मुझे आई नो व्हाट टू डू, मुझे मालूम है, ये मुझे काम अपना मालूम है। ऑफकोर्स देंगे, आपको दिया मैंने टाइम। हाँ जी, और कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा जी। इधर आइए और सारे लोग बैठिए, सारे लोग जो नहीं बोल रहे वो बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे जी। प्रतीक जी, सवाल पूछने वाले एक मिनट, अरे बोल रहे हैं भाई, भाई आप बीच में मत बोलिए ना, मैं आपको मना कर रहा हूँ। हाँ जी, बस मैं मना कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ, अरे भाई बोल रहे ना, बोलने तो दें आराम से। प्रतीक जी, हम ये कह रहे हैं, अरे भाई बोलने तो दो, इतने लोग बोले। ठीक है, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, भाई आप अपनी बात कहेंगे, मैं हट जाऊंगा यहाँ से 2 मिनट के अंदर। प्लीज कम या मैं हट जाऊंगा 2 मिनट के अंदर। जिंदगी भर मैं आप मेरी बात सुनिए। अगर डिबेट करनी नहीं आती किसी को तो प्लीज मत आइए मेरी डिबेट में। और अगर डिबेट करनी आती है ढंग से तो मुद्दे पे बात करिए। हाँ जी, और किसी के पर पॉइंट आउट नहीं करेंगे। बोलिए। एक प्रधानमंत्री जो 10 सालों तक रहे देश के इतिहास में, जब कभी वो प्लेन से उतरते थे, जिनको मनमोहन सिंह कहा जाता था, एयरपोर्ट पर सारे पत्रकार उनको घेर लेते थे और उस सारे सवालों का जवाब देते थे। 12 साल हो गया, महामानव एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्षमता नहीं रखते हैं।
किसी सवालों का जवाब देने की क्षमता नहीं रखते हैं, उतरते हैं और सीधे चलते हुए दवा की गोटी खाकर सीधे चलते हुए दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि आपको पता था कि आज देश के प्रधानमंत्री 2 बजे संबोधित करने वाले सदन में, रात तक किसी को पता नहीं था, आज पता चला। आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग को पता था। कमाल की बात कर रहे हैं आप, किसी को पता नहीं था। राहुल गांधी यहाँ नहीं है, राहुल गांधी के सवालों से डरते क्यों हैं? सवाल जो पूछे, राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं है, ये बात तो नहीं बोल रहे हैं आप। वही तो पूछे, कहाँ है देश के प्रधानमंत्री कब कहाँ रहते हैं? नहीं, देखिए आपसे सवाल पूछ रहे, मेरी बात सुनिए कौशिक जी, संसद चल रही है ना, संसद तो चल रही है ना, और जब संसद चलती है तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट जब चलती है तो पार्लियामेंट के बाहर सवालों के जवाब नहीं होते हैं। चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो यही कहता है कि संसद चल रही है, संसद के अंदर ही सवालों के जवाब दिए जाएंगे, और वही फोरम है। कौशिक जी, अगर आपने पार्लियामेंट नहीं कवर करी है तो जिसने करी है, मेरी कौशिक जी, डिबेट करना ये मतलब नहीं होता कि अपनी बात कहना, दूसरे बात से सुनना, उसके बाद समझना, ये भी एक बात है। संसद के अंदर अगर संसद सेशन चल रहा है तो बाहर प्रश्नों के उत्तर नहीं हो सकते हैं, प्रश्न का फोरम और जवाब संसद के अंदर ही दिए जाते हैं। संसद के अंदर यदि एलओपी है तो देश के प्रधानमंत्री जांच काटने की वजह से नहीं भागते हैं, आना चाहिए वहां पे, जवाब देना चाहिए। जवाब किसको आया? अपने ही महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगाते हैं और उनसे डर के नहीं आते हैं। आपको सबसे मालूम ही नहीं। जी बोलिए। देखिए, बात यह है कि लोगों के पास आंकड़े तो होते नहीं है, केवल उनके पास होता है ना कि थथरई करना, कुछ भी आओ, कुछ भी डिबेट में बोल के जाइए, उसमें जाइए। आप ये बताइए कि 7,70 लाख टन यूरिया का प्रोडक्शन 2014 के बाद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पूरे बाहर अगर 3,000 रुपए बोरी है यूरिया का, भारत में 300 रुपए बोरी लोगों को मिल रहा है, उससे कम दामों पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डीएपी का प्रोडक्शन 50 लाख मिलियन टन बढ़ा कि नहीं बढ़ा भारत के अंदर? जब आप बढ़ रहा है, आप अगर देखिए 28, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अगर मैं, सर सुनिए, सवाल आपसे ये पूछा लेके आएंगे, आप ओएनजीसी का फर्जी डेटा लेके आएंगे, फिर आप सुनेंगे नहीं, हैकल करेंगे। अगर आपके पास तर्क नहीं, आप डेटा निकालिए। मैं तो गूगल पे यहाँ पे चैलेंज दिया, यहाँ हजारों लोग खड़े हैं, ओएनजीसी का डेटा निकाल लें। आप पैनिक, यही कहते हैं लोगों के बीच में अफवाह फैलाना। आप बताइए, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम किसने ट्वीट पे पोस्ट किया है? किसी ने कहा कि 14 किलो के 10 किलो सिलेंडर मिले? किसी ने नहीं कहा, लेकिन यही लोग कह रहे हैं बैठ के, क्योंकि यही कह रहे हैं पैनिक फैलाना, इसे कहते हैं पैनिक। 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप, बताइए किस पेट्रोल पंप पे ड्राई हुआ है? 25,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन है, बताइए 25,000 से ज्यादा गैस एजेंसी है। सर नहीं हुआ, लेकिन चिंता का विषय तो है ना। चिंता का विषय, बिल्कुल चिंता का विषय होना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से अफवाह ये फैलाते हैं लोगों के बीच में, वो अलग बात है। कोविड के टाइम पे भी यही लोग ये करते थे कि ये खत्म हो गया, वो खत्म। टेक योर पॉइंट। जी जनाब, मुझे आज ही पता चला, मैं बड़ा हैरान हूं कि गुजरात हमारे देश से बाहर हो गया है। बार बार आधे घंटे से आवाज उठ रही है, एलओपी कहाँ है, एलओपी है। एलओपी तो गुजरात में है, गुजरात देश से बाहर कब हो गया साहब? भाई साहब पता है आपको? और संसद वहां हो गई है, मोरबी में संसद वहां भी हो गई। नहीं, संसद आज वो एक दिन एब्सेंट रह गए, तो आज आप नहीं रुके। हाँ, मैं ऑफकोर्स संवेदनशील मुद्दे पर एब्सेंट हो गए। बस उसी दिन, जिस दिन जो प्रश्न अनिवार्य था, जिसको किए बगैर कॉपी चेक नहीं हो सकती थी, उसी दिन एब्सेंट हो गए। सवाल तो ये पूछा जा सकता है ना आपसे। रुको 12 बजे प्लेन टेक ऑफ हुआ है, 2 बजे घोषणा होती है, प्रधानमंत्री संसद में अवतरित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 बजे संसद में आ रहे हैं। पहले से कहा क्यों नहीं बताया? नोटिस दिया गया, कहां थे? और ये बार बार जो बात कर रहे हैं बाहर है, विदेश में। अब मैं हैरान हो गया हूं सच में कि गुजरात देश से बाहर कैसे हो गया भाई? क्योंकि गुजरात में ही सबसे ज्यादा लाइनें लग रही है, गुजरात में ही सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हुई है गैस की कमी से, गुजरात में ही सबसे ज्यादा किल्लत है गैस की। वो तुम्हारा मॉडल प्रदेश आज पिछड़ता नजर। सुनिए, मैं एक ऑटो चालक हूँ, लोटस टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, इंडिया गेट, संसद भवन, मैं अक्षरधाम मंदिर जहां देख रहा हूं, सिर्फ पब्लिक नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश की समस्या, देश में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जनता घूम रही है, एंजॉय कर रही है और जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ये पैनिक फैलाते हैं, ये विपक्ष लोग हैं। और मैं देश को कहना चाहता हूं, पंडित नेहरू ने कहा था, संसद में कहा था मेरे भाइयों, कि विश्व में कभी भी कोई लड़ाई की समस्या होती है तो उसका असर भारत पर होता है। आज वो असर उतना नहीं दिख रहा है जितना आप हल्ला कर रहे हो। असर है लेकिन ज्यादा नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं 2 मिनट के लिए सर, मैं उन सारे व्यापारियों को जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो सिलेंडर के मामले में जो 2 किलो 3 किलो गैस भरते हैं, वो खाली गुमराह कर रहे हैं। अगर जनता से कहना चाहता हूं, कोई भी आपसे फालतू पैसे मांग रहा है, 100 नंबर कॉल करिए, उसको बंद कराइए। प्रतीक जी,
ये भारतीय जनता पार्टी को आदत हो गई है, ये डिबेट पे दादागिरी करेंगे, संसद में दादागिरी करेंगे, पब्लिक प्लेस पे दादागिरी करेंगे। और श्रीमान जी आप बोल रहे थे, ये अभी डेटा दे रहे थे कि गुजरात, आपको पता है मोरबी में कितने सारे मजदूर गुजरात में वहां पर रेलवे स्टेशन पर आकर यहां पर पलायन कर रहे हैं। और आपको गुजरात में किसकी सरकार है? पैनिक कौन रोकेगा? पूरे देश में जहां पैनिक की सिचुएशन है सरकार आपकी है, आप रोकेगा? लीडर ऑफ अपोजिशन रोकेगा? विपक्ष रोकेगा? सरकार रोकेगी? बेकार की बातें करते हो, आपके पास कुछ बनाने के लिए नहीं है। देखिए, जो पार्टी जिंदगी भर दादागिरी किया वो आज दादागिरी के लिए बोल रही है। मतलब संसद के अंदर ये लोग सर फोड़ते थे, मिर्ची उड़ाते थे, सारा चीज करते थे। अगर ट्रेन पे, भाई देखो ट्रेन का टाइम, ट्रेन होता है, ट्रेन में भीड़ लगी रहती, लोग आते जाते रहते, उसको भी ये लोग क्योस करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कहीं की फोटो अगर एप्पल के लाइन लगी हुई है फोन खरीदने के, उसको भी कह देंगे सिलेंडर, मतलब जैसे वल्चर गिद्ध नहीं होते हैं, कहीं भी कोई आदमी मरा तो उसको जोड़ देंगे कि नहीं, ऐसे जैसे वल्चर होते हैं कि लाश दिखी नहीं उस पर दौड़ पड़े, खट से। कैसे राजनीति? क्योंकि समस्या इनको न गैस से है, न समस्या देश की जनता या ईरान अमेरिका का, इनको समस्या केवल गरीब के बेटे मोदी से है कि वो प्रधानमंत्री कैसे बन के बैठा हुआ है, उसको कैसे जाना है। असली खेल इन लोगों का ये है। अब तो जनता इनको हटा नहीं पा रही है, तो अब ये सोच रहे हैं कि भैया कैसे। भाई तुमने एक मिनट रुको, आपने ठीक है आपने कहा अब भी गरीब का बेटा। यही सवाल तो आपकी पार्टी से पूछा जा सकता है कि अभी पिताजी का बेटा जी, सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है ना। अमित शाह का बेटा जी कहाँ आईसीसी में? राजनाथ सिंह का बेटा जी, ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट, पार्टी का प्रेसिडेंट, सुनो, सुषमा स्वराज की बेटी जी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बन जाइए अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट, बन सकते हैं प्रेसिडेंट? भाई साहब, पार्टी में संविधान नहीं है। मुझे मालूम ऑफकोर्स यू विल गेट टाइम। देखिए मेरी बात सुनिए, अरे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, पूरे देश को पता है। देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 12वीं बार फेलियर बना, 12वीं बार। अभी उन्होंने परसों नॉमिनेशन करा है, 12वीं पास है। अरे अखिलेश यादव कितना पढ़ा लिखा है? अमर सिंह ने खुद कहा कि उसकी डिग्री नहीं पूरी हुई है। यहाँ आप यहाँ तक जाएंगे नहीं, आप यहाँ तक नहीं जाएंगे, आप यहाँ तक नहीं जाएंगे। उनकी डिग्री बताइए तो ये गैस सिलेंडर पे बात करना है, बैठ के डिग्री की बात कर रहा। अखिलेश यादव खुद फेलियर है, अखिलेश यादव खुद फेल है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अमर सिंह ने जिसने एडमिशन कराया उसने कहा है। और दूसरी व्यक्तिगत डिबेट नहीं होगी, व्यक्तिगत नहीं, डिबेट मुद्दे पे होगी। और चौहान जी अगर ऐसे बोलेंगे तो 2007 का वो नारा याद आ जाएगा, किसकी गाड़ी में समझो झंडा, समझो उसमें बैठा। क्या था वो नारा? देश को पता है। 2007 में जो नारा देके मायावती सरकार बनाई थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा आगे, देश को पता है। दूसरी बात, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा साहब कि कांग्रेस की बीट कवर करने वाली पत्रकार उल्टा सवाल कह दे तो वो नेताजी कहते हैं जाओ बीजेपी का टी शर्ट पहन लो। जब भी कोई उल्टा सवाल राहुल गांधी जी से आ जाता है तुरंत कहते हैं बीजेपी का टी शर्ट पहन लो। तो बीजेपी का टी शर्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर है राहुल गांधी जी, उन्होंने किसने जवाब दिया है? खैर दूसरी बात, आज देश में कांग्रेस की सरकार जिस बात का कह रही है, आज 180 करोड़ लीटर प्रतिदिन डीजल खप जाता रेलवे में। आज पेट्रोल की कमी होती अगर नरेंद्र मोदी, डीजल की कमी होती अगर नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का विद्युतीकरण नहीं किया। राइट, मैं आप बिल्कुल दीजिएगा, रेलवे विद्युतीकरण पे आप जवाब दीजिएगा, आप रेलवे विद्युतीकरण पे जवाब दीजिएगा जी। बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री सदन में कह रहे हैं स्थिति चिंताजनक है, एलपीजी की कमी है, ईंधन की कमी है, ऊर्जा की कमी है। प्रवक्ता यहाँ गला फाड़ रहे हैं, वो भाई बोल रहे हैं कि वो भाई बोल रहे हैं कहीं कोई कमी नहीं है। अरे सीता जी कमी नहीं बोला है, झूठ बोल रहे हैं ये। आप यही कहते हैं गुमराह करना, पैनिक करना लोगों पर। उन्होंने कहा कि चीजें हैं।